दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो गया। आपने पिछले कुछ अरसे में लंडे और डंडे की सरकार के तेवर देखे। हमने अमेरिका की गैर फितरी तौर पर तारीफों के पुल बांधे। आपको दुनिया में कोई ऐसा सरबराह नहीं मिलेगा जो अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफें कर रहा था। हमारे से अच्छा तो वो यूक्रेन का सदर निकला, जिसके मुल्क में जंग हो रही है। उसने अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को बुरा कहा। हमारे से अच्छा वो साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो निकला, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक कह दिया कि जनाब मेरे पास जहाज नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन हमने तारीफों के पुल बांधे, इतनी तारीफें की, इतना हमने डोनाल्ड ट्रंप को आसमान पर चढ़ा दिया कि हमने नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद किया। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो अमेरिका का किरदार था उसे पर्सोनीफाई करके इस्तेमाल किया, बयान किया, और अमेरिका ने भी इसको इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। वो क्या कर रहा है, वो इस वक्त दुनिया में अपने लिए लॉबिंग कर रहा है नोबेल इनाम हासिल करने के लिए कि अगर किसी और को मिला तो मैं समझता हूं कि ये मेरे साथ जो है ज्यादती होगी, और अगर किसी और को आप देते हैं तो उसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया। मैंने दुनिया में 8 जंगें जो है वो होने से पहले ही रोक ली, और अब गजा की जंग का भी क्रेडिट लेना चाह रहा है। सर, गजा में जंग रुकी नहीं है, गजा में जंग हो रही है। और पाकिस्तान की सरकार ने, जो डंडे और लंडे की सरकार है, इसने एक बहुत ही घिनौना किरदार अदा किया। आपने बगैर सोचे समझे 20 नकात उनको इंडोर्स कर लिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी को इतना बड़ा धचका लगा। हमारी 78 बरस की जो रियासत थी, जो हमारा असूली मौकिफ था, उसे आपने एक ही लम्हे में एक ट्वीट के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर बैठे, उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि इससे हम कैसे पीछे हटें। मैं आपको कहता था ना कि जब आप किसी की तारीफें करते हैं ना यार, इतनी तारीफें ना करो कि जहां से वापसी का रास्ता ना हो। और आखिरकार इसहाक डार साहब को इसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने इस ट्वीट का पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि जब हमारी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप साहब से हुई और बाकी भी मुस्लिम ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद थे, तो ये वो निकात नहीं है जो हमें दिखाए गए। तो फिर सवाल हुआ, शाहिद खट्टक और बाकी लोग वहां पर मौजूद थे, कि भाईजान फिर आपको जल्दी क्या थी? ये जो लंडे की सरकार है और डंडे की सरकार, इसे इतनी जल्दी क्या थी कि आपने उसे इंडोर्स कर दिया? और अगर इंडोर्स कर लिया तो अब पाकिस्तान क्या बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप से आप एहतजाज करेंगे, आप सवाल करेंगे? क्या आप में इतनी आपकी औकात है या आप में इतनी सलाहियत है कि आप अमेरिका से पूछ सकें कि जनाब हमने तो आपके साथ ये बातें नहीं कही थी? ये सर पाकिस्तान में डंडे और लंडे की सरकार का वो कारनामा है जो आने वाली नस्लें इसकी कीमत अदा करेंगी। वो अमेरिका जिसे आप बार बार नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं, सर इसका पूरा सीवी उठाकर देखें। आप असलहा इसराइल को देते हैं, क्यों देते हैं? कि वो उस असलहे को गजा में बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करे। आप कहते हैं कि नोबेल इनाम का हकदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आप उस अमेरिका के साथ खड़े हैं जो हमेशा सलामती कौंसिल के अंदर गजा की जंगबंदी के ऊपर वीटो करता है। आप उसे कहते हैं कि जनाब जंगें अगर कोई रुकवा रहा है तो वो अमेरिका है, तो कौन सी सर जंग रुकवा ली? आप वो लोग हैं जो अपने मुल्क के अंदर मुश्ताक अहमद साहब को इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं देते। जब उनकी कश्ती गजा के पानियों में पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके ऊपर प्रेशर था। आपको लोगों ने ट्वीट्स कर करके, टैग कर करके आपके जमीर को जगाने की कोशिश की कि भाईजान निकलें, और वो भी इन्होंने निकलना नहीं था। इन्होंने कोई ट्वीट नहीं करनी थी, इन्होंने कोई बयान जारी नहीं करना था, क्योंकि दुनिया के 46 ममालिक में दोस्तों इस वक्त एहतजाज हो रहा है। क्योंकि दुनिया के 46 कंट्रीज से ये लोग, 500 के करीब इनकी तादाद है, कश्तियां जो लेकर गए और वो नाकाबंदी को तोड़ना चाहते थे। आपसे अच्छे तो मुश्ताक अहमद साहब निकले, जिन्हें इस्लामाबाद की सड़कों पर यह ताना दिया गया कि अगर एहतजाज करना है तो जाओ जाकर गजा में करो। भाई वो तो चला गया, आप लोग कब जाएंगे? तो ये डंडे और लंडे की सरकार ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद कर दिया। और पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है? हमारे पास सर इसका कोई जवाब नहीं है। हम इनसे सवाल करें तो इनकी तकरीरों को कई कई घंटे जो पीटीवी पार्लियामेंट है उस पर दिखाया जाता है, क्योंकि इनका मौकिफ है। और अगर असद कैसर साहब आकर इनसे सवाल करें कि जनेजो कौन थी, शमा ने क्या किया, तो हमें कहा जाता है कि आपको शमा की बड़ी जो है वो परेशानी है, आप खंबे को भी तो देख लें। तो दोस्तों, ये हमारे मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब, जिन्हें ये नहीं पता कि आप पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े हैं और अपोजिशन आपसे सवाल कर रही है कि शमा जुनेजो कौन है, शमा जुनेजो कहां से आई, शमा जुनेजो किसकी बंदी है, और शमा जुनेजो को इस पूरे वफ्त में किसके कहने पर हिस्सा बनाया गया, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और वो कहते हैं कि आपको शमा नजर आ रही है, आप खंबे को भी तो देख लें। यानी अल्फाज का चुनाव, आप बीइंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर इसके साथ साथ आपके पास एक और पोर्टफोलियो है,
اور بھی کئی پورٹفولیو ہیں، لیکن آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے کہ شمع اور کھمبے کی کہانی آپ پارلیمان کے فلور پر ہمیں سنا رہے ہیں۔ ویورز، پارلیمان میں آج کیا ہوا؟ جب یہ سوال پوچھا گیا تو وہاں پر کیا منظر تھا، اور ڈار صاحب ایک طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں شہباز شریف کا، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس نواز شریف والا مینڈیٹ تو نہیں ہے اور ان کے پاس نواز شریف والا مینڈیٹ ہے۔ اسحاق ڈار نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے جو سنیں ذرا 20 نکات پبلک کیے، یہ ہمارے نہیں تھے۔ شفقت عباس اور شاہد خٹک نے کہا کہ وزیراعظم نے ٹویٹ کر کے نکات سے اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار: وزیراعظم اس وقت ٹرانزٹ میں تھے، انہیں الہام نہیں ہوا کہ یہ وہ نکات نہیں ہے۔ شفقت عباس نے پھر کہا کہ پہلے پڑھ لیتے، تو اسحاق ڈار صاحب نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے۔ اچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شمع جنیجو والی بات پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اب یہ 20 نکاتی ایجنڈا ہے کیا، جہاں پر پاکستان کی حکومت بری طرح استعمال ہوئی ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں، ڈار صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ متن نہیں ہے، یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو ہمارے سامنے رکھا گیا اور پاکستان کی حکومت نے جسے انڈورس کیا، اور ہمارے ساتھ باقی ممالک نے بھی اسے انڈورس کیا۔ سر، وہ ڈرافٹ کیا تھا؟ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں کہیں بھی فلسطین کو بطور ریاست قبول کرنے کی بات آپ کو پہلے ڈرافٹ میں بھی نہیں ملے گی۔ اسرائیلی فوج غزہ میں رہے گی سیکیورٹی کے نام پر فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم، یعنی اب لوگوں کو کبھی بھی گھروں سے نکالیں، ان کو شہید کریں اور کہیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں۔ اس قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ فلسطین میں بننے جا رہا تھا۔ تو پاکستان سر بری طرح استعمال ہوا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے، یہ وہی ڈرافٹ ہے جسے تبدیل کیا گیا، اور جو پہلے سے موجود تھا اس میں کہیں بھی پاکستان، مسلم امہ اور جو ہمارا پہلے دن سے موقف تھا فلسطین کے حوالے سے، اس کی ترجمانی آپ کو یہ ڈرافٹ کبھی بھی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے تعریفوں کے سر اتنے پل باندھے۔ اب امریکہ کیا کرنا چاہتا تھا کہ ایک اتھارٹی بنا کر وہ وہاں پر بیٹھ جائے گا چودھری بن کر، اور پھر دنیا کے تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو آپ نے اپنی سائڈ پہ کر لیا سیکیورٹی کے نام پر کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کو ہم اسلحہ دیں گے، آپ کی سیکیورٹی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ خطرے میں ہے، امریکہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے اکنامک حالات خراب ہے تو ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کو انویسٹمنٹ کے نام پر چورن بیچا گیا اور لالی پاپ دیا گیا، ہم مان گئے، اور پھر پاکستان میں جمہوری انسٹیٹیوشنز جس طرح بری طرح تباہ ہوئے، امریکہ نے سر اس طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ یار ان کا آپس کا مسئلہ ہے اور سب کچھ ان کے کنٹرول میں، ہمیں کیا لگے پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں، پاکستان میں فوج کیا کر رہی ہے، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے۔ ہاں، ہمارے مقاصد اگر امریکہ کے پورے کرنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے تو سر یہی اصل جمہوریت ہے، اور امریکہ نے پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ آنکھیں اپنی بند کر لی۔ پاکستان کی تاریخ میں دوستو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیتن یاہو کی تقریر چل سکتی ہے لیکن عمران خان کا نام نہیں چل سکتا۔ یہ ملک بدل رہا ہے اور ہمارے حکمران جو لنڈے اور ڈنڈے کی سرکار ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک فورن پالیسی تھی جہاں پر ہم دھڑلے سے کہتے تھے کہ دنیا میں اب یہ پاکستان کی سر اہمیت کیوں ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نا کہ پہلے دن سے پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے اس پلان کے اندر، وہ پلان کیا تھا؟ اس میں فلسطین کو بطور ریاست قبول کرنے کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسلامک دنیا کے اندر ایک ویلیو تھی، ہم ایٹامک پاور ہے، دنیا پورا جو دنیا کا جتنا بھی مسلمان ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے کہ اگر اسرائیل کو کوئی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اور اگر پاکستان سرنڈر کر دے گا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہنا ہی ہے نا کہ یار وہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، جن کے اوپر آپ نے امیدیں لگا کر رکھی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ٹکر دیں گے۔ اسرائیل دھمکی دیتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان تمہاری باری ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نیتن یاہو کی تقریر چل سکتی ہے لیکن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کی تقریر آپ نہیں دکھا سکتے۔ سر چلے عمران خان کے ساتھ تو آپ کا جو بھی مسئلہ تھا، بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر عمران باہر آ گیا تو سب ہم اندر ہوں گے۔ اسد کیسر صاحب نے جب یہ سوالات کیے تو پتہ ہی چلا جی کہ جو لائیو سٹریمنگ تھی آپ کی یوٹیوب کے اوپر اسے بند کر دیا گیا۔ وہ جب بھی سوال کرنے آتے ہیں ان کی تقریر کو بند کر دیا جاتا۔ تو پاکستان میں جو لوگ یہ تقریر دکھا نہیں سکتے، سر انہوں نے حکومت یا پاکستان کی عوام کی نمائندگی جو ہے وہ کیا کرنی ہے؟ اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو شمع جنیجو کی ذمہ داری وزیر اعظم پہ ڈال دی ہے جی، اور اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے۔ ہم نے شمع جنیجو کا نام اس وقت پہ نہیں بھیجا تھا، دوسرا وزیر اعظم کا وفد ہوتا ہے، یہ محترمہ اس کا حصہ تھی، وزیر اعظم کے ساتھ اس کا بہت سارا سٹاف تھا۔ اسحاق ڈار یعنی شمع جانے تے پروانے جانے، اب یہ پروانے کون ہیں؟ یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ کشمیر میں سر حالات ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اور رات کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان کا نیشنل میڈیا آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں دکھا رہا، اور یہ چہرے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ان کو نہیں جانتا،
ना इनके नामों को हम जानते हैं, ये लोग कौन है। अवामी एक्शन कमेटी का हमने एक नाम सुना। अब ये कहते क्या हैं? मैं इनका एक वीडियो बयान, इनके अवामी जो एक्शन कमेटी के एक रुकन है उनका मैं सुन रहा था, तो उनके मुतालबात क्या हैं और किस तरह यहाँ पर भी सियासत जो है वो की जा रही है। और 12 नशिस्तों का ये मामला है जिसे पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर में अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में इस्तेमाल करती है। यानी वफाक में जिसकी हुकूमत होगी वो इन 12 नशिस्तों के ज़रिए वफाक के अंदर कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है वो गिराने में किरदार अदा करते हैं। ये 12 लोग ये कहते हैं जी कि एक तो 12 नशिस्त सीटें जिन्हें इसलिए रखा गया कि वो कश्मीर के अंदर कभी भी कोई भी हुकूमत गिरवा दें। और जिन लोगों के पास ये 12 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर, इनके बारे में ये बताया जाता है कि इन्होंने करोड़ों रुपए के ठेके लिए और इनके नाम पर 2 नंबर स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर ये आपको स्कीम्स नहीं मिलेंगी। एक शख्सियत के बारे में इनका ये कहना था कि इनके इलाके में इतने पंप्स के ठेके जो हैं वो कागज़ों में आपको मिलेंगे और कि अगर ये पंप्स रिकॉर्ड पर यानी ग्राउंड पे मौजूद होते तो शायद पिंडी का पूरा पानी जो है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों में आपको मिलेंगे। फिर सड़कें, जो साहब हैं उन्होंने इतनी सड़कें कागज़ों में बनाई हैं, टाइल्स लगाई हैं कि आपको जो कश्मीर है वो किसी यूरोप के शहर का मंजर पेश करे, लेकिन वहाँ पर जब आप जाके ग्राउंड पे देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता। तो दो नंबर स्कीमें सर लॉन्च की गई, आपको कोई इनके जो तख्तियाँ हैं, इफ्तिताई तख्तियाँ वहाँ पे नहीं मिलेंगी। यानी सब जो है वो एक तो डंडे की सरकार थी, एक लंडे की सरकार है और एक झूठ की सरकार है जो इस वक्त कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर मुसल्लत की गई। अब ये 12 नशिस्तें बतौर वेपन या फिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़, और जब भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनानी हो तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो विजुअल्स हैं कश्मीर के, जहाँ पर रात से जी लोगों की एक बड़ी तादाद कोहाला ब्रिज एंड देन दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, और बताया जाता है कि बहुत सारी जो पुलिस की फोर्सेस थी जो गई कोहाला ब्रिज पर मुजफ्फराबाद की तरफ और लोगों को रोकने के लिए कि किसी तरह इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना करें। अब पता ही चल रहा है जी कि लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन क्या था? वो कंपैरिजन ये है कि भाईजान अली मीन गंडापुर, अब तो लोग गालियां निकाल रहे हैं और लिटरली गालियां इनको पड़ रही हैं और लोग गालियां लिख रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर कि अगर उस दिन 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से ना निकलती और खड़े रहते तो आज हालात डिफरेंट होते। चलें 26 नवंबर को आप छोड़ दें, जब ये असम्बली के फ्लोर से नमूदार हुए, अगर उस दिन ये वहाँ पर खड़े रहते, ना वापस जाते, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये 26वीं तरमीम, ये हुकूमतें और ये जिन्होंने हमारे असूली मौक़िफ़ को भी तबाह व बर्बाद कर दिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कहीं का नहीं छोड़ा, तो सर ये मंजर ना होता। आज इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होते और इनकलाब आता और लेट द पीपल डिसाइड कि इस मुल्क के अंदर किसकी हुकूमत होगी, इमरान की हुकूमत होगी, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, या फिर डंडे की। जिसकी हुकूमत होगी ये पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दे। ये कुछ लोग बंद कमरों में बैठकर फैसला नहीं कर सकते। तो सर ये अली मीन गंडापुर के हवाले से लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे अब गालियां लिख रहे हैं, जूते दिखाए, और अब बात गालियों तक पहुंच चुकी है। मैं आपको ये भी खबर दूं व्यूअर्स, ये सिर्फ एहतसाब सिर्फ इन लोगों का नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया का भी हो रहा है। कश्मीरी जहां भी टेलीविजन चैनल्स को जो नेशनल मीडिया है देखते हैं, अब उनका मुहासरा कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे, उनको दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है नेशनल मीडिया के ऊपर। तो लोगों ने भी सर इनका बाइकआउट किया। एक वीडियो इस वक्त आपके सामने चल रही है, पाकिस्तान में कश्मीरियों को जब भारत का एजेंट करार दिया गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयरवाई को कवरेज से रोक दिया है, और आप देखें कि उनके लोगों को वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया और उनको जो जितनी भी वहाँ पे तकरीरें हो रही थी उसको कवरेज से रोक दिया गया। तो ये सिर्फ एहतसाब अली मीन गंडापुर का नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया का भी हो रहा है। लंदन के अंदर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो सहाफ़त के नाम पर इस वक्त कुछ लोगों की नौकरी कर रहे हैं, उनको इसी तरह कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ता है, और उनको भी ये मालूम है कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं। ये इदारे, पाकिस्तान के इदारे, मीडिया एक बहुत बड़ा सुतून है। जब आप उसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सर लोग अल्टीमेटली आपके खिलाफ भी इसी तरह आवाज़ उठाएंगे। याद रखिएगा कि ये छोटे छोटे ना इनकलाब, इसका एक रंग आपको नज़र आ रहा होगा, सिम्टम्स पाकिस्तान में जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं कि जज अगर आपके खिलाफ फैसला देगा तो जजों के खिलाफ नारेबाजी होगी। और हमने के आगा की अदालत में नारे लगते हुए देखे कि गो आगा गो के नारे लगे। फिर आपने पाकिस्तान की मीडिया के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं, और फिर ये लोग जो जाली इस वक्त यूनियन के लोग आपको इस्लामाबाद में तकरीरें करते हुए नजर आ रहे हैं, सर इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बड़े सीनियर सहाफ़ियों को वहाँ पर देख रहा था, मुझे हैरानगी ये है
कि आपको भी पता था कि ये लोग किसके हैं, क्यों अंदर दाखिल हुए। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ इन यूनियन से हमेशा ये रहा कि जब मुल्क के अंदर तुमने कहा कि पीका कानून के खिलाफ हम 26 ये जो डी चौक है हम पहुंचेंगे, लेकिन आप लोग नहीं पहुंचे, तो फिर ये यूनियन उन लोगों के पास सदारते हैं जिन्होंने कभी भी सहाफत नहीं की, जिनके पल्ले, जिनके क्रेडिट पर आपको एक सिंगल स्टोरी नहीं मिलेगी, और वो इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे तो हैरानगी ये है कि ये ट्रेड यूनियनिस्ट जितने भी आपके हैं और जो लोग इनको वोट देते हैं, ये लोग कौन हैं? इनको नहीं पता कि ये जो सदर साहब हैं या बाकी लोग हैं, इनके क्रेडिट पर कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन वो कई सालों से आपको इन्हीं कुर्सियों के ऊपर नजर आएंगे। सर ये यहाँ पर भी और फिर लाहौर में भी पाकिस्तान के बहुत सारे जो प्रेस क्लब्स हैं, आपको हर जगह यही मंजर देखने को मिलेगा। विर्स इसके ऊपर ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जानी नुकसान पर तशवीश, ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल समेत तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात और ज़िम्मेदारान को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को रोका जा सकता था और अब हुकाम की अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि मज़ीद ज़ख्मियों या जानी नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। इनका मकसद यही है कि किसी तरह लोगों को दहशतगर्द करार देकर आप इस पूरी तहरीक को कुचलें। ये मसला सिर्फ 12 सीटों का है जिन्हें हर दौर में इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरियों को अगर आपने उनका हक ना दिया तो सर ये काम रुकेगा नहीं, याद रखेगा, ये बढ़ेगा। आप वादी को बंद कर सकते हैं चारों तरफ से, और ये फिर इंटरनेशनल आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। यहाँ पर कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी हुई हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, ये मामला वहाँ भी जाएगा। यहाँ पर जो ब्रेडफर्ड के अंदर और बरतानिया के मुख्तलिफ शहर हैं, यहाँ पर कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये इंटरनेशनली इशू बन जाएगा, इसे कंट्रोल करें, ये 12 सीटों का मसला हल करें, और अगर नहीं हुआ तो सर फिर ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत सर ये सिर्फ यहाँ नहीं कर रही। खबर ये आई है कि रईस अहमद को 9 मई में 6 साल की सज़ा दी गई। रईस अहमद के भाई का कहना है कि इस वक्त रईस अहमद जेल में बहुत सख्त बीमार हैं, लेकिन इलाज नहीं करवाने दिया जा रहा, और उनकी रिपोर्ट्स भी शेयर की गई। तो इससे पहले भी कुछ इस तरह की अमवात हुई हैं। शहीद कहना चाहिए जी, अमवात क्या, शहीद हुए जो नाहक कैद काट रहे हैं, जिनको शहीद कर दिया गया, और इनके हवाले से सोशल मीडिया पे आवाज़ उठनी चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं दोस्तों, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और नून लीग के वजीर जो हैं वो मरीम नवाज़ की तरफदारी किस तरह आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें कही, वो ये कहते हैं कि अगर एक ऑफिस गिलानी ब्रदर्स को वज़ीर आला जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पर दे दिया जाए तो सब कुछ ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अरबों रुपए का फ़ंड दे दिया जाए तब भी ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ के नज़दीक जो मेरिट का म्यार है वो ये है। मरीम ने तो कहा था ना कि मेरिट, मैं खुद लोगों का इंटरव्यू करती हूँ और मुझे 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये सिफारिशी है नहीं। तो सर ये सिफारिश की सरकार है, ये कॉम्प्रोमाइज़ की सरकार है, ये डंडे लंडे की सरकार है। इससे ज़्यादा इस सरकार की कोई हैसियत नहीं है। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का ये मामला था जिसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जामिया कराची की जानिब से डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सदीकी अदालत में पेश हुए। अदालत ने जामिया कराची के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सिंडिकेट और अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया है। समाअत का अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस इकबाल ने पूछा जवाब के लिए कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो सलाहुद्दीन ने कहा कि फ्रीकैन को जस्टिस जहांगीरी के वकील जवाब की मोहलत दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। जस्टिस इकबाल ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी से मुखातिब होकर कहा कि आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो क्या होगा? अगर बाद में ऑर्डर वापस हो गया तो दरखास्त गुजार जज को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कैसे होगा? दरखास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ एक बंदे की ज़िंदगी भर की कमाई दाव पर लगी है। डिग्री के मामले पर क्या मुतासर फरीक को नोटिस दिया गया था, जिस पर रजिस्ट्रार ने लाइलमी का इजहार करते हुए कहा कि मेरी पोस्टिंग नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं। जस्टिस इकबाल कल्होर ने कहा कि अगर आप अदालत आए तो आप जवाब तो देना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल ने जस्टिस जहांगीरी केस में जज साहब के खिलाफ शिकायत गुजार मुहिब वतन शहरी इरफान मजहर को तलबी का नोटिस देते हुए रिमार्क्स दिए कि 30-35 साल बाद अगर कोई दरख्वास्त देता है तो मुतासर फ़र्द को बुलाना चाहिए। फ्रीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। मजीद उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद की वजह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कार्रवाई की गई होगी। बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं, और कराची यूनिवर्सिटी भाग रही है। आसान सा इसका कुलिया था
کہ اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آنا ہے تو آپ کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے. پہلا موقع، دوسرا موقع، تیسرا موقع، اور پھر باقاعدہ حکم جاری کیا جاتا ہے کہ ہم نے متعدد دفعہ فریقین کو بلایا، ان میں سے ایک فریق نہیں آیا تو اب ہم اس کو ایکس پارٹی کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان سے یہ حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بہت دفعہ کہ اگر کوئی دوران سماعت یعنی اس فیصلے کے بعد بھی اگر آ کر جوائن کر لے، معافی مانگ لے اور کہے کہ ہم آگے ہمیں شامل کیا جائے تو یہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے. لیکن عدالت ایسے کیسز کے اندر موقع دیتی ہے، لیکن یہاں پر موقع دیا ہی نہیں گیا اور الٹا انہوں نے کیا کیا، آنن فن فیصلہ کر دیا. اب دیکھیں یہ جو صاحب ہیں محب وطن پاکستانی، یہ کتنے محب وطن تھے اور ان کے کہنے پر ایک درخواست دائر ہوئی اور اس کے اوپر فیصلہ بھی ہو گیا. تو کیا ایسے محب وطن اس حکومت کے خلاف کوئی درخواست لے کر جائیں، اس 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست لے کر جائیں، کیا انہیں پاکستان کی عدالتیں انٹرٹین کریں گی؟ سر کبھی بھی انٹرٹین ان کو نہیں کیا جائے گا. میں بھی آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ ججز ٹرانسفر کیس کے اندر جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور جسٹس نعیم اختر نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایجنسیوں کے بارے میں خط ہی دوسرے ججز کے ٹرانسفر کی اصل وجہ بنا. ججز کی منتقلی کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کی آزادی پر اثر انداز ہونا ہے. خط کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ خط میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات عائد کیے گئے. خط میں دباؤ، بلیک میلنگ، غیر قانونی نگرانی اور سیاسی مقدمات میں فیصلے انجینئر کرنے کی کوشش کا ذکر کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا. ججز نے اس خط میں چیف جسٹس کو عدالتی کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا اور عدالت کے مطابق یہی خط ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مستقل منتقلی کے عمل کا محرک بنا. اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ حکومت نے اس خط کے بعد جلد بازی میں یہ منتقلی کی اور اس کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہونا تھا. مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف ہے. آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں. بھرتی کیسے دکھائی گئی یہ بھی لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی منتقلی کا عمل 28 جنوری 2025 منگل کو شروع ہوا اور 1 فروری 2025 کو ہفتے کو مکمل ہوا. یعنی صرف 5 دن کے اندر وزارت قانون کے سیکرٹری نے 28 جنوری کو وزیر اعظم کے لیے ایک سمری تیار کی تاکہ وہ صدر کو مشورہ دیں کہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سمرو کو اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کرنے کے عمل کی منظوری دی جائے. اسی دن وزیر اعظم نے صدر کو یہ مشورہ دیا کہ صدر نے بھی اسی دن اس کی منظوری دی. تو آنن فانن آپ نے کام تو کیا، لیکن سر اس کی قیمت جو ہے وہ آپ کو یقیناً ادا کرنی پڑے گی. پاکستان کے اندر سر یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، بہت دفعہ ایسا ہوا جہاں پہ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ سر استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر ہماری حکومت استعمال ہونے کے لیے تیار ہے تو سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. پاکستان میں ڈنڈے کی سرکار ہو وہ بھی استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پھر لنڈے کی سرکار ہو، دونوں استعمال ہو رہے ہیں. سر یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. کوشش یہ کریں گے رات 10 یا 11 بجے ہم ایک اور ویڈیو کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ نے